हेलो, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड की जो एग्ज़ाम आने वाली हैं फरवरी में, उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतर सेशन लेकर आया हूं जो 1 महीना के अंदर आपके पूरे साइंस का, मैथ का प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो भी 1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप पूरे साल नहीं पढ़े होंगे और ये सेशन अगर अटेंड करते हैं तो आपके पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे। बशर्ते आपको याद रखना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखेंगे और भूल जाएंगे सर और हमको नंबर चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसको 1 शॉट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला शब्द जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या होता है? यानी कोई भी जीव जो कोई सजीव प्राणी है वो अपने जीवन को जीने के लिए, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वो क्या करती है? बहुत सारी क्रियाएं करती है। उस सारी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब कोई भी जीव क्या क्या करता है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सजीव प्राणी होता है उसके शरीर में बहुत सारे, जैसे मान लो कि हम इंसान हैं, तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से क्या होता है, तो हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर में कुछ टूट फूट होता है, कट जाता है हाथ, तो उसकी मरम्मत होती है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे हम बात करें तो जैव प्रक्रम के अंदर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि पहला तो हम पोषण करते हैं। क्या करते हैं? पोषण करते हैं। दूसरा हम परिवहन करते हैं। और क्या करते हैं? तो उत्सर्जन करते हैं। और क्या करते हैं? तो हम जनन करते हैं। तो बहुत सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जो होता है, ये सारी चीज़ हम करते हैं। ठीक है, ये सभी जो आपको टॉपिक लिखा गया इस सेपरेटली हम क्या करेंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे, इसके चैप्टर हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जानिए क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि शरीर की वे सभी जैविक क्रियाएं जो क्या होते हैं, जीवधारी को टूट फूट, क्षय, ठीक है, विकृति या फिर बाहरी वातावरण से हानिकारक पदार्थों से बचाकर उसके जीवन को अनुरक्षण में क्या करता है, सहायक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जैव प्रक्रम क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, यानी जीव अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हैं। ठीक है, जो जैव प्रक्रम होता है उसमें हमने क्या देखा, तो पोषण होता है, शोषण होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है और क्या होता है? जनन की क्रियाएं होती हैं। पोषण क्या होता है? तो जो भी भोज्य पदार्थ आप ग्रहण करते हो क्या हुआ? पोषण हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? शोषण। आपने जो खाना खाया, जैसे आपने रोटी खाया, चावल खाया, कुछ भी खाया, तो आप जब खाना खा लिए तो खाना से ऊर्जा नहीं मिलने वाला है। वो खाना से ऊर्जा तब मिलेगा जब आप शोषण की क्रिया करेंगे, क्योंकि आप जो खाना खाते हो क्या होता है? जटिल मतलब कार्बनिक जटिल पदार्थ होता है जिसका क्या होता है? सूक्ष्मीकरण होता है, नहीं, वो टूटते हैं और टूट के क्या होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, वो चीज़ टूटते हैं और ग्लूकोज में बन जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आप खाना खाते हो उसमें क्या देखते हो? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं। तो ये सारी चीज़ का सम्मिलित रूप है और शरीर में ये सबका अलग अलग काम है, जिसमें विशेष करके जो हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज ही ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, तो वो ग्लूकोज से ऊर्जा तब मिलेगा जब आप शोषण की क्रिया करेंगे। शोषण की क्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन जो वातावरण से हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो क्या करता है? तो ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ के क्या चीज बदल देता है? तो ATP में बदल देता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिससे हमें क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वही मान लो कि आप खाना खाते हो तो आप इस स्थान पे आपके भोजन गया, तो शरीर के सारे स्थान पर तो ऊर्जा की आवश्यकता है ना, तो कैसे जाएगा? तो परिवहन के माध्यम से वो सारी चीज़ें होती है। अब खाना खाए तो जो खाना खाए तो सारी चीज़ आप में थोड़ा लग जाएगा, कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ बेकार की चीज़ें होती हैं, जो क्या होता है? शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो उत्सर्जन के माध्यम से निकलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठाएंगे। प्रजनन यानी जनन। अब क्या है? कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वो क्या करेगी? तो वो जनन करेगी ताकि उसका अस्तित्व बरकरार रहे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है? तो वृद्धि भी देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज करते हैं। आते हैं, हम समझते हैं पोषण। ठीक है, तो पोषण क्या है? तो पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है? जीव भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उससे ऊर्जा उत्पन्न करें। ठीक है, शरीर की वृद्धि, निर्माण, मरम्मत और जैविक क्रियाओं का संचालन में उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है,
तो पोषण क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं वो सब क्या होता है, पोषण होता है। लेकिन पोषण के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, स्वपोषण होते हैं और परपोषण होते हैं, ठीक है। तो स्वपोषण क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जो जीव होते हैं बिना किसी की मदद से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, बिना किसी की मदद से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, स्वपोषण कहलाता है। यानी स्वपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, स्वयं से अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। और ये प्रक्रिया सिर्फ किस में होता है, तो सिर्फ वो जीव में होता है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या करते हैं, भोजन को तैयार करते हैं, और वो सिर्फ पेड़ पौधे में ही होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, परपोषण। परपोषण क्या होते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित नहीं कर सकते, स्वयं नहीं बना सकते, वो किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया, आपका पशु हो गया, ये सब क्या होता है, किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं, तब जाके इनका भोजन मिल पाता है, ठीक है। तो याद आपको रखना है। अब जो परपोषण होता है इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। नंबर 1 मृतजीवी परपोषण, ठीक है, परजीवी परपोषण और प्राणी संपोषण। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मृत जीवों से, यानी जैसे मान लो कोई जीव मर जाता है, सड़ गल जाता है, ठीक है, सड़ने गलने में भी इसकी मदद होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने देखा पेड़ पौधा या फिर कोई भी जीव जब मर जाता है तो अपने आप धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है गायब हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ अपघटनकर्ता होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें खाने शुरू कर देते हैं और खाकर क्या करते हैं, उनके शरीर को अपघटित कर देते हैं। तो मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वहीं पे परजीवी परपोषण क्या होता है, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो किसी और के शरीर पर रह के और अपना पोषण ग्रहण कर लेते हैं बिना किसी नुकसान के। जैसे अमरबेल होता है, वो क्या करता है, तो दूसरे पेड़ पौधे पर आके अपना पोषण कर लेता है। साथ ही साथ क्या होता है, फीता कृमि हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, जो मलेरिया फैलाता है। तो ये सारी चीज होता है। प्राणी संपोषी के अंतर्गत क्या आते हैं, तो प्राणी संपोषी के अंतर्गत हम आते हैं, विकसित जीव आते हैं, जो क्या करते हैं, दूसरे जीवों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे से चीजें बनती हैं, या फिर कुछ जानवर होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, पोषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। मृतजीवी पोषण मतलब जो ऐसा जीव जो क्या करे, सड़े गले चीजों से अपना पोषण ग्रहण करता है। जैसे इसमें आपको गोबर छत्ता आता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और प्राणी संपोषी मतलब ऐसे जीव, यानी वे जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर में या फिर शरीर पर रह कर भी अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं बिना उनको कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण के अंतर्गत क्या आता है, तो विकसित जीव आते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे जीवों को क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे कोई पेड़ पौधा है और उसमें क्या होता है, एक पत्ता होता है, ठीक है। पेड़ पौधे में जो पत्ते होते हैं, ठीक है, आप पेड़ पौधे के पत्ते को देखे होंगे, ठीक है। ये पत्तों में क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल क्या करता है, तो सूर्य की रोशनी को क्या करता है, सूर्य की रोशनी से ऊष्मा लेकर क्या करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया करता है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है हम समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा है थोड़ा सा अजीब लिख दिया है, बट कोई नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे वातावरण से यहाँ पे समझते हैं, जैसे वातावरण में क्या होता है, CO2 पाया जाता है। पृथ्वी में से वो क्या करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, क्या, जड़ों के माध्यम से। उसके बाद क्या करते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी के उपस्थिति में वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, तो C6H12O6, और ये क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ क्या देते हैं, तो ये जल भी देते हैं
और वो ऑक्सीजन भी देते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी के उपस्थिति में, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में नहीं, दिन के समय में, ठीक है, और पेड़ पौधे के पत्तों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल को लेकर वो क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिसके दौरान क्या होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है और वो क्या होता है, जल भी बनता है और साथ साथ क्या होता है, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन चला जाता है। लेकिन याद रखिएगा, पेड़ पौधे ये जो ग्लूकोज का निर्माण किए, तो ये ग्लूकोज से उन्हें ऊर्जा नहीं मिलने वाला है, ये उन्हें ऊर्जा तब मिलेगा जब वो श्वसन की क्रिया करेंगे। और याद रखिएगा कि श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं और ऐसा केवल रात्रि के समय में होता है। ठीक है, ज़्यादा करके रात्रि के समय में होता है। ठीक है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि रात्रि के समय में आपको क्या करना है, पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेंगे, आप भी लेंगे, हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि पेड़ पौधे जब तक ग्लूकोज लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे नहीं, तब तक ये जो ग्लूकोज बना है ये टूटेगा नहीं एटीपी में। ठीक है, एटीपी में टूटेगा नहीं, और जब तक एटीपी में टूटेगा नहीं, पेड़ पौधे को ऊर्जा नहीं मिलेगा, वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे वातावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और पृथ्वी से जल लेकर क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जल भी देते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इस चीज़ को ऐसे ही बना के आप लिखेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में ऑलरेडी दिया है। ठीक है, यानी यह पत्ती में उपस्थित हरे रंग का क्या होता है, अंडाकार रचना होती है, जिसके में क्या होता है, तो हरित लवण होता है, जिसे क्लोरोफिल, उसकी हरित लवण के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रंध्र क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे की जो पत्ता होता है, ठीक है, हमने पत्ता जो देखा था, ठीक है, इस पत्ते के अंदर महीन महीन छिद्र होते हैं, महीन महीन छिद्र होता है। इन्हीं छिद्र को क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र करते हैं। ठीक है, याद रखिए, इसे रंध्र कहते हैं। इनमें जो महीन महीन छिद्र पाया जाता है उन्हीं को रंध्र बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, और इसी के माध्यम से क्या होता है, पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फिर जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस दौरान ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं, और इसी के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल भी क्या होता है, हमारे वातावरण में फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा, पेड़ पौधे के जो जाइलम होते हैं ना, एक बार जल को अगर पत्ता तक लेकर चले गए तो वापस वो जल नहीं आता है। तो जो वहाँ पे जल पहुँचता है, जो इस्तेमाल हुआ ठीक है, और जो इस्तेमाल नहीं होता है उसे क्या किया जाता है, तो वातावरण में फिर से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं उपापचय। ठीक है, उपापचय क्या होता है, तो हम देखते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, भौतिक और रासायनिक घटनाओं को हम देखते हैं, उसी के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया कहते हैं। इसमें अपचय होता है और दूसरा उपचय होता है और अपचयन होता है। तो उपचय क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, निर्माण की प्रक्रिया होती है, यानी प्रकाश प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जबकि आपका अपचयन जो है, यानी कैटाबोलिज्म जो है, इसमें क्या होता है, तो अपघटन की क्रिया होती है, टूटने, यानी ग्लूकोज क्या होता है, विखंडित होता है, टूट जाता है। तो आपको ये दो चीज़ें भी ख्याल रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, पौधों की कच्ची जो सामग्री, मतलब अभी हमने बात किया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ क्या हो, सूर्य की रोशनी। ये सारी चीज़ मौजूद होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी, ये सारी चीज अगर उपस्थित होंगे तो ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हम समझते हैं अमीबा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमीबा जो होता है एक प्राणी संपोषी मृदुजलीय जीव होता है। ठीक है, अमीबा क्या होता है कि एक प्राणी संपोषी मृदुजलीय जीव होता है जिनका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से एक कोशिका से विकसित हुए होते हैं, यानी उनका शरीर ही क्या होता है, एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, इनमें मुख जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, इनमें मुख जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, लेकिन जब इनको भोजन को ग्रहण करना होता है तो क्या होता है, कुटपाद फैलाते हैं, और कुटपाद फैला के, जैसे मान लो यहाँ पे भोजन है, तो आप देख रहे हो जैसे कुटपाद फैलेगा और धीरे धीरे एक मुख के आकार बनाएगा और इसको जकड़ लेगा, और जकड़ के क्या करेगा, तो एक राजधानी का निर्माण होगा, और उस राजधानी के माध्यम से क्या होगा, भोजन अंदर जाएगा। ठीक है, और अंदर जाए क्या होगा, फिर इसका
उपयोग होगा क्या चीज करने में, तो विकास करने में। जब अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं तो उसके लिए फिर से क्या होता है, एक छिद्र का निर्माण होता है और क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अमीबा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर 5 नंबर में पूछता है। तो आपको क्या है, फिगर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। जैसे 4 स्थिति दिया है तो ऐसे आपको फिगर बनाने आना चाहिए। साथ ही साथ क्या करेंगे, आप उसको लिखेंगे कि अमीबा एक प्राणी संपोषी मृदुजलीय जीव है। ठीक है, अमीबा क्या है, एक प्राणी संपोषी मृदुजलीय जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। कुटपादों के बनने और बिगड़ने से क्या होता है, ये बनता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि कुटपाद जैसे आया, यानी कुटपाद मतलब भोजन, यानी इनका भोजन होता कौन है, सवाल ये भी है। तो याद रखिएगा, पहले तो जल में पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो जैसे कवक होते हैं और या छोटे छोटे डाइटम्स वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, और उन्हीं से अपना पोषण करके विकास करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको कैसे लिखिएगा कि अमीबा एक प्राणी संपोषी मृदुजलीय जीव है जिनका आकार निश्चित नहीं होता है। कुटपादों के बनने और बिगड़ने से इनके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, इनके जो भोजन होते हैं वो कौन सा होते हैं, तो आपको याद रखना है शैवाल के छोटे छोटे कण या डाइटम वगैरह होते हैं। ठीक है, और ये जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो ठीक है, तो कुटपादों की मदद से ही कर पाते हैं। इनमें मुख जैसी कोई संरचना नहीं होती। ठीक है, इनमें कोई मुख जैसी संरचना नहीं होती। जैसे ही कुटपाद क्या करेंगे, भोजन को बढ़िया से जकड़ेंगे तो एक रसधानी का निर्माण हो जाता है और उसी रसधानी के माध्यम से फिर क्या होता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, और इनमें विषण की प्रक्रिया से ज़्यादा करके चीज़ों को अंदर ग्रहण किया जाता है और तब जाके भोजन को अंदर जाते हैं। वहाँ पे आप कोशिका द्रव में जाता है जहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है उसके विकास के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं पाचन। अब हम मनुष्य में बात करेंगे, मनुष्य के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो लिखे पाचन वह जैविक क्रिया है जिसमें क्या होता है, एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को क्या किया जाता है, सूक्ष्म रूप में तोड़ा जाता है, सूक्ष्म रूप में तोड़ा जाता है ताकि आसानी से उसका अवशोषण किया जा सके। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, रोटी खाया, रोटी या फिर आपने चावल लिया। ठीक है, इसके साथ आपने सब्जी भी लिया। आपने सब्जी लिया, उसके साथ आप बहुत सारी चीज को लिए, तो वो सब क्या है, बहुत ही जटिल होते हैं। तो वो टूटेंगे, वो क्या होंगे, टूटेंगे, तब जाके हमें क्या ऊर्जा की प्राप्ति होगी। वो क्या चीज में टूटते हैं, तो आप देखेंगे पहले तो वो फैट होगा, यानी फैट होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, इस चीज में टूटेंगे और फिर उसका भी सूक्ष्मीकरण होगा। ठीक है, ग्लूकोज में होगा। अब वो ग्लूकोज फिर टूटेंगे तब जाके क्या होगा, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और ये सारी प्रक्रियाओं करने के लिए पहले तो हमारा पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से शुरू होता है। ठीक है, तो मुख गुहा से लेके याद रखिएगा कि यहाँ पे मनुष्य का पाचन है, तो यहाँ समझिएगा, तो ये जो आहार नाल है, आहार नाली क्या होता है, तो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है, मल द्वार तक फैला होता है और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर होती है। यानी ये मुख गुहा से शुरू होगा और क्या होगा, तो आपको मल द्वार तक जाएगा। ये यानी आपको जब पाचन की क्रिया होगा तो उसमें क्या होगा, तो लार ग्रंथियाँ सहयोग करता है, ताकि पाचक एंजाइम जो होते हैं वो सहयोग करते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं, तब जाकर धीरे धीरे इसका पाचन होता है। जैसे पहले मुख से शुरू होगा पाचन की क्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अंदर जाएगा, आमाशय में खाना जाएगा, आमाशय में फिर अम्लीय अवस्था में क्या होता है, इसका पाचन की प्रक्रिया होता है। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि पाचन होता कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुख गुहा की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, मुख गुहा से पहले हम बात करते हैं कि आपका जो मुख होता है, यानी मैं मुख की बात करूं तो मुख को पहले क्या होता है, तो आप देखेंगे तो ये लिप्स देखने को मिलेगा। आप देखते हो कि लिप्स हिलते डुलते रहता है। तो यहाँ पे एक मांसपेशियां काम करती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिक्यूलरिस, ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस। ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस एक मांसपेशियां होती हैं जिसके वजह से आपके लिप्स में मूवमेंट होते हैं। याद रखना है कि ये जो लिप्स हिलता है किसकी मदद से हिलता है, तो ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस के मदद से हिलता है। ठीक है, अब क्या है, हम मुख में चलते हैं। तो मुख में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो मुख में हम जाते हैं, मुख हमारा जो प्रारंभ होता है। ठीक है, मुख जो प्रारंभ होता है तो हम देखते ये हैं कि हम सबसे पहले हमें दांत दिखाई देता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे दांत दिखाई देता है, फिर जीवा दिखाई देता है, ये सारी चीज़ हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन जब जीवा की हम बात करते हैं, जीव की बात करते हैं, तो जीव भी क्या होते हैं, एक मांसल संरचना होती है जो क्या है कि एक अंतिम छोर से जुड़ा होता है जिसे फ्रेनुलम कहते हैं। ठीक है, याद रखना,
फ्रेनुलम। जीभ जिस मांसपेशिया से आपके अंदर जुड़ा होता है उसे हम फ्रेनुलम कहते हैं, और उसी की मदद से जीभ आप में मूवमेंट होता है। अब ये जो जीभ होता है इनमें स्वाद कलिकाएं भी पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे आगे आपको मीठा मिलेगा, मीठा। उसके बाद साइड में जो होता है वो आपका नमकीन, ठीक है। उसके बाद खट्टा, और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है वो कड़वा होता है, कड़वा होता है। लेकिन बीच वाला जो हिस्सा होता है वो सब मिक्स होता है। अब ऐसे नहीं कि सर हम लोग खाते तो हैं लेकिन आगे हमको मीठा नहीं लगता, हमको पूरा मीठा लगता है, हमको पता नहीं चलता। तो एक बताने के लिए बताया गया है, लेकिन क्या है पूरे जो जीव है, हम जो खाना खाते हैं तो कोई एक पार्टिकुलर हिस्सा में नहीं खाते हैं, ठीक है। बीच वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, मिक्स होता है, और उसमें सारा चीज़ का टेस्ट हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, जो महीन महीन दाने होते हैं, ठीक है, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कही जाती है, उन्हीं के माध्यम से क्या होता है तो हमें टेस्टों का अनुभव होता है, ठीक है। तो मुख में हमने क्या किया, मुख में जैसे हम प्रवेश किए लिप्स में कौन सा मांसपेशियां काम करती हैं, तो ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मांसपेशियां होती है, जिसकी वजह से क्या होता है लिप्स में आपका मूवमेंट होता है। उसके बाद आप जिह्वा में जाते हैं, तो जो जीभ आपको दिखता है वो जीभ फ्रेनुलम से जुड़ा होता है ऐसे करके, ठीक है। और उसी की मदद से यहाँ जो जुड़ाव होता है फ्रेनुलम होता है, और उसी की मदद से क्या होता है ये हिलता डुलता है, ठीक है। जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग होता है, मीठा, नमकीन और खट्टा, कड़वा होता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएगा, आप टेक्स्ट कीजिएगा कि हमको नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा कमेंट में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दांत, ठीक है। तो दांत जो होता है, आप देखते हो मनुष्य की जो सुंदरता होती है वास्तव में दांत से होती है, ठीक है। जैसे वो हंसता है तो दांत जैसा दिखता है, हम बोलते हैं वैसा वो दिख रहा है, ठीक है। तो दांत जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर एक दांत को आप निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से संरचना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इस तरह से संरचना देखने को दांत को मिलेगा। याद रखिएगा दांत 3 भागों में बढ़ जाता है, दांत 3 भागों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा आपको दिखता है, इस दांत का एक हिस्सा आपको दिखता है, और 2 हिस्सा क्या होता है धंसा होता है, नहीं यानी 1/3 दांत आप देखते हो और 2/3 हिस्सा धंसा होता है, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर होता है इसे हम शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। उसके बाद ग्रीवा होता है, ठीक है, और नीचे जड़ होता है, नीचे जड़ होता है, ग्रीवा होता है, शीर्ष हुआ, यानी 3 हिस्सों में दांत बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर दांत की बात करें तो दांत की जो संरचना बनी होती है, दांत की जो संरचना बनी होती है उसमें आप देखेंगे कि पहले क्या होता है तो मज्जा गुहा पाया जाता है, यानी सबसे अंदर मज्जा गुहा होता है, ठीक है। मज्जा गुहा यानी सबसे, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे आपको दांत बनाऊं तो ये हिस्सा मैं बनाना शुरू किया तो ये पहला क्या हुआ मज्जा गुहा, इसके ऊपर फिर एक परत होगी, फिर एक परत होगी जिसे हम डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। और इसके सबसे ऊपर व्हाइट कलर की एक परत होगी जिसे हम एनामेल कहते हैं, एनामेल कहते हैं। तो 3 चीज़ों से बनकर मिली होती है, और ये जो डेंटाइन होता है हड्डी से भी मजबूत होता है, ठीक है। आपके शरीर में जो हड्डी पाया जाता है, हड्डी जो पाया जाता है उससे भी मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद ये पीला कलर का होता है, आप याद रखेंगे डेंटाइन आपका पीला होता है रंग में, ठीक है। उसके ऊपर जो चढ़ा होता है इनामेल जो सफ़ेद होता है, और ये क्या होता है बहुत ही कठोर होता है, सही है। शरीर की सबसे कठोरतम क्या होता है तो इनामेल ही होता है, और यही क्या करता है हमारे दांत को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यही हमारे दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा एक दांत की संरचना बनाएंगे तो दांत के 3 भाग होते हैं, एक हिस्सा दिखता है, 2 हिस्सा धंसा रहता है, यानी 1/3 दिखता है, 2/3 धंसा होता है। सबसे ऊपर वाले भाग को शीर्ष बोलते हैं, बीच वाले को ग्रीवा बोलते हैं, और नीचे वाले को जड़ बोलते हैं। दांत की संरचना अगर बनाएंगे तो सबसे पहले मज्जा गुहा होगा, उसके ऊपर डेंटाइन होगा, और उसके ऊपर क्या होगा इनामेल होगा। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। दांत की प्रकार की बात करेंगे तो दांत आपको 4 प्रकार को देखने को मिलेगा, ठीक है। दांत 4 प्रकार के होता है, लेकिन आप याद रखिएगा दांत की अगर हम बात करें
तो दांत दो प्रकार के जमते हैं हमारे जीवन काल में। एक होता है दूध का दांत, ठीक है, एक होता है दूध का दांत जिसे मिल्की टीथ कहते हैं, और दूसरा होता है अस्थाई, यानी पहले मैंने जो दूध का दांत बनाया वो अस्थाई दांत होता है जो जमता है और फिर क्या होता है टूट जाता है। लेकिन जो अस्थाई दांत होता है, ठीक है, जो क्या होता है एक बार जम गया तो उसको मतलब वो टूट गया तो दोबारा जमने वाला नहीं होता है, जिसे अस्थाई दांत होता है, ठीक है। तो अस्थाई जहाँ दांत होता है वो क्या होता है टोटल 32 होता है, ठीक है। हम बात करते हैं दांत की प्रकार की। तो दांत कर्तनक, भेदक, अग्रचौर्णक, चौर्णक, 4 प्रकार के होंगे। सामने वाला जो आपको दांत दिखता है, सामने वाला जो दांत आपको दिख रहा है, ये आपको क्या होता है तो इंसीजर होता है जिसे हम कर्तनक कहते हैं। ये सिर्फ काटने का काम आता है, कोई चीज़ को काटना है, ठीक है। और उसके बाद आपको केनाइन पाया जैसे भेदक कहते हैं, ये थोड़ा सा लंबा होता है। ये मांसाहारी जीवों में क्या होता है और लंबा होता है क्योंकि ये फाड़ने का काम करता है, ठीक है, फाड़ने और कुतरने का काम करता है। उसके बाद प्रीमोलर होता है जो दो होता है, इधर 2 इधर, ठीक है। तो प्रीमोलर होता है, उसके बाद मोलर होता है। नहीं, अगर हम दांतों की संख्या बात करें तो 4 नीचे 4 ऊपर, यानी ये टोटल कितना होगा तो 8। ये 1 2 1 2, यानी ये टोटल कितना हो गया 4, 2 2 4 और 4 ऊपर, ये भी क्या हो गया 8, 1 2 3 3 6 ऊपर 6 12, यानी टोटल आप जोड़ोगे तो कितना होगा 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 हो गया दांत। तो ये पूरे दांत मिलाकर आपको 32 होता है। तो याद रखेंगे दांत का अलग अलग काम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं। इनामेल वगैरह हम बता दिए आपको, ठीक है, इनामेल बता दिए। अब हम बात करते हैं टूथ डिके, ठीक है, ये क्या होता है। तो देखिए आप जब खाना खाते हो, कोई मीठा चीज़ खाते हो, तो क्या होता है हम खाकर और ब्रश नहीं करते, कई बार हमारे दांत में लगा होता है वैसे ही छोड़ देते हैं। तो जब हम पार्टी करके छोड़ देते हैं तो बारी आती किसकी तो बैक्टीरिया की। अब वो पार्टी करते हैं, जब वो पार्टी करते हैं तो आपकी मुंह की यानी आपका मुंह गुहा का जो अम्लीय मात्रा होता है उसमें जब वो खाना शुरू कर देते हैं तो अम्लीयता को बढ़ा देते हैं, और वो क्या करते हैं तो आपके इनामेल को संक्षारित कर देते हैं, और संक्षारित करने के बाद धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं, फिर आपका दांत सड़ जाता है और वही क्या होता है तो टूथ डिके होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, छिद्र हो जाएगा फिर आपको तुड़वाना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो दंत प्लांक है, ठीक है, ये क्या होता है तो लिखा है जब भोजन के महीन कण और बैक्टीरिया मिलकर दांतों पर क्या होता है दांतों पर एक परत का निर्माण करती हैं, तो क्या होता है दांत और उसी परत को हम क्या कहते हैं दंत प्लांक कहते हैं। यदि समय पर नहीं हटाया जाए तो क्या होता है तो दांत और मसूड़े में क्या होती है बीमारी फैल जाती है, जिससे समस्या होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बात किया, लिप्स बात किया, दांत बात किया और हमने जीभ के बारे में बात किया। अब हमारे मुंह में क्या होता है तो लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो लार ग्रंथियां के बारे में बात करेंगे तो लार और टाइलिन के बारे में बात करते हैं। तो मुख में क्या होता है स्थित लार ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती है टाइलिन का निर्माण करती है, यानी एक एंजाइम होता है जिससे क्या होता है हमें पाचन में सहायता मिलता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है यानी कार्बोहाइड्रेट वो क्या होता है मुंह में ही पाचित हो जाता है, पूर्ण रूप से नहीं थोड़ा सा, मतलब जहाँ जहाँ हम बात करें कि हमारे शरीर में मुख में क्या होता है पाचन होता है, आपका अमाशय में थोड़ा सा पाचन होता है, फिर आपको जाकर छोटी आंत में पाचन होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो मुंह में भी थोड़ा सा पाचित हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार कि च्युइंगम वगैरह लोग खाते हैं तो बोलते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और खाने से थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है, थोड़ा मात्रा में मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, तो याद रखिएगा। तो चलिए हम लार ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम लार ग्रंथि की बात करेंगे तो देखिए हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, कितना 3 जोड़ी, ठीक है। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला क्या है तो आपको पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है, पैरोटिड, ठीक है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो एक यहाँ इधर भी, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये जो साइड में दिखा रहा है और उधर भी सेम वैसे ही आपको होगा। टोटल क्या होता है तो आपको 6 होता है, और ये 6 मिलकर लगभग आपके मुंह में 1.5 लीटर क्या होता है लार का स्रावित करते हैं डेली, ठीक है। और ये आपके शरीर में क्या करता है, अब आपके मुंह में क्या करता है तो आपके मुंह में कचरा नहीं रहने देता है, जो बार बार साफ हो जाता है, जैसे बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, मुंह सूखता है नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये बनना बंद कर देंगे तो फिर बीमारी हो जाता है, आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है, मुंह सूख जाता है तो आप बोल नहीं पाते हो प्रॉपर, ठीक है, आप खाना नहीं खा पाओगे। तो इसकी आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे शरीर में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जैसे ही मुख से आगे बढ़ेंगे तो हमको दिखाई देगा क्या तो ग्रसनी। ग्रसनी ये क्या होता है तो मुख गुहा के पिछली भाग
को ग्रसनी कहते हैं और ये दो भागों में बढ़ जाता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। यानी आपका जो मुंह है ये आप देख पा रहे हो, तो एक आगे है एक इसके जस्ट पीछे, यानी ये मान लो कि दो पाइप हैं आगे पीछे। आगे वाला जो होता है उसे कंठ द्वार कहते हैं और पीछे वाला जो होता है वो क्या होता है, तो निगल द्वार। कंठ द्वार से क्या होती है, हवाएं जाती हैं, और जो निगल द्वार होता है उसे आप क्या होता है, खाना पानी जो भी अंदर आपके जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब क्या है कि इसमें होता क्या है कि जैसे कई बार होता है ना कि आप खाना वाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद कई बार होता है कि आप छींक आ जाता है, ठीक है, छींक आता तब भात निकल आता है आपके नाक से, आपने देखा होगा पानी निकल आता है। तो ऐसा तब होता है जब क्या होता है कि आप खाना खाते समय क्या होता है कुछ सोचने लगते हो, तो खाना जो निगल द्वार में जाना चाहिए वो कंठ द्वार में जाने लगता है, और कंठ द्वार में जैसे ही जाता है, ठीक है, तो नीचे से फेफड़ा बोलते हैं ये क्या आ रहा है, हमको तो हवा की जरूरत है, ये क्या आ रहा है। तो फिर क्या होता है, नीचे से वो धक्का मारता है, जैसे ही धक्का मारता है तो बोलता है कि हवा नाक से निकलता है, तो हम खाना को नाक से मुंह से नहीं निकलने देंगे, नाक से निकालेंगे। तो नाक से जब निकलता है तो फिर हम समझ लो फिर हम ध्यान से खाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो एक एपिग्लॉटिक्स होता है, ठीक है, यानी अगर मैं ये बात करूं और ये बात करूं, दो छिद्र हो गया, ठीक है, तो जो निगल द्वार होता है इसके ऊपर एक एपिग्लॉटिक्स लगा होता है ताकि भोजन पानी वगैरह को इस रास्ते से नहीं जाने दे। लेकिन जब हम खाते हैं और किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, ये बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर इसको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हम तो दिमाग से संकेत देंगे ना, तो पता नहीं चल पाता है कि हाँ इस जो चीज़ आ रहा है इसको इधर भेजना है या इधर भेजना है। तो जब हम ज़्यादा बिजी करते हैं खिसिया जाता है, बोलता है लो भेज दिए। जब इधर से आता है, जब छींक आता है, फिर हमारा दिमाग ध्यान में आ जाता है और फिर क्या करते हैं, हम ध्यान से खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, भोजन को भोजन के रास्ते और हवा को हवा के रास्ते जाने में मदद करता है, जिसे हम एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ग्रास नली। ग्रास नली यानी आप, अगर मैं यहाँ एक मुंह जैसी संरचना बनाऊं, वैसे ड्राइंग अच्छा तो मुझे आता नहीं है बट कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे एक और आगे वाला जो पाइप होता है वो हवा वाला होता है, पीछे वाला फूड वाला होता है। तो यहाँ से खाना आना शुरू होगा, ठीक है, खाना शुरू होगा और यहाँ आएगा और कहाँ चला जाएगा, तो आमाशय में चला जाएगा। तो खाना का ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली और ईसोफेगस कहते हैं, यानी फूड पाइप कहते हैं। यहाँ पे पाचन नहीं होता है, याद रखना है, पाचन की क्रिया यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे पाचन कोई नहीं होता है। लेकिन एक मूवमेंट के माध्यम से खाना नीचे की तरफ आती है, एक बार नीचे तुरंत नहीं आ जाती, एक मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, तो हम बोलते हैं इसे क्रमानुकुचन मूवमेंट। ठीक है, क्रमानुकुचन मूवमेंट, इसमें क्या होता है, तो आपने देखा होगा एक खाना पता है कैसे आएगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब इधर आएगा, इधर फैलेगा, फिर आराम आराम से आएगा, ताकि अब अचानक से अगर इसमें गिरा तो इसमें रहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, छिटका मार देगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं जाता है, वो नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि आराम से खाना आता है और आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, जब आमाशय में पहुंचता है तो देखो क्या होता है, आमाशय क्या है, तो आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जो क्या होती है, 3 भागों में बटा होता है, याद रखना, ये 3 भागों में बटा हुआ है, कार्डियक होता है, फुंडिक होता है और पाइलोरिक भाग होता है, ये 3 भाग होता है। ठीक है, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक भाग 3 भागों में बटा होता है। इसमें क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, आप देख लीजिए, कहाँ लिखूँ, थोड़ा सा इसको मैं इधर घसका देता हूँ। तो इसमें जठर रस का निर्माण होता है, जठर रस। अब ये जठर रस क्या होता है, ठीक है, ये जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, और जो जठर ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, श्लेष्मा, ज़ाइमोजिन और भीतीय कोशिका होती है, तीनों से मिलकर क्या होती है, बना होता है। और ये जठर रस जो होता है, ये जठर रस होता है, वो भोजन को तोड़ने में मदद करता है, भोजन को तोड़ने में मदद करता है, पचाने में भी मदद करता है। ये क्या क्या रिलीज करता है, तो आप देखोगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, पेप्सिन रिलीज करता है, ठीक है, पेप्सिन रिलीज करता है। तो ये सारे ये क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, खाना को पचाने में मदद मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ग्रसनी के बाद भोजन सीधे कहाँ आता है, आमाशय में आता है। आमाशय में अम्लीय माध्यम से खाना का पाचन होता है। ठीक है, यहाँ पे जठर रस, जठर ग्रंथियाँ होती है जो जठर रस का निर्माण करती हैं। ठीक है, जठर रस का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये जठर रस क्या करता है, तो खाना को अम्लीय माध्यम में तोड़ने का काम करता है, खाना टूटना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, लगभग 3 लीटर क्या होता है, तो HCl का स्रावन होता है। कई बार क्या होता है कि खाना का हमारा टाइमिंग गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो एसिडिटी वगैरह बनने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लो कभी आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, तो आपके शरीर में उसी के हिसाब से क्या होता है, HCl बनता है। तो अगर ज़्यादा बना
तो आपको एसिडिटी हो जाती है। कई बार क्या होता है, जब ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा बने तो यहाँ पे घाव भी होने लगता है। ये वाला आइडिया पे क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। वास्तव में ये क्या है, तो ये म्यूकस रहता है यहाँ पे, म्यूकस जो क्या करता है HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो घाव हो जाते हैं इसी को हम अल्सर बोलते हैं, जिसे पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है, जिससे बहुत बड़ा समस्या हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें खाना क्या हो, एक लिमिट में खाना चाहिए। जैसे आप 2 रोटी खाते हैं तो डेली 2 ही रोटी खाओ। ठीक है, 2 रोटी 3 टाइम खाते हैं 3 टाइम खाओ। अब एक बार नहीं 6 रोटी एक दिन और दूसरा दिन खाली पेटे फिर 6 रोटी, तो फिर क्या होगा, आपके शरीर में बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो पेप्टिक अल्सर बीमारी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं और हम यकृत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यकृत क्या है, लीवर आपके शरीर में। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। ठीक है, ये आपको क्या होता है, उदर गुहा के ऊपरी दाहिनी ओर क्या स्थित होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, तो बाइल्स यानी पित्त रस का स्राव। अब अभी आपने देखा कि खाना यहाँ आया और ऐसे हमारा जो अमाशय में खाना आया और यहाँ से फिर क्या होता है, खाना इधर आएगा और यहीं पे जस्ट आपको लीवर होता है, लीवर होता है, ये डक्ट होगा। फिर यहाँ पे पैंक्रियाज आपका होता है, पैंक्रियाज होता है खाना। तो ये अम्लीय माध्यम में खाना अगर छोटी आंत में चली गई, छोटी आंत में चली गई तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो ये क्या करता है, तो क्षार यानी पित्त का स्रावित करता है। जो ये अम्लीय माध्यम में जो खाना आता है इसे क्या होता है, क्षारीय कर देता है। तब जाके यहाँ से जो एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन वगैरह निकलता है, वो क्या करता है, तो पाचन में मदद करता है। तब जाके छोटी आंत में यहाँ पे पहुँच पाता है, यहाँ पे छोटी आंत में पहुँच पाता है। तो याद रखिएगा इसका मुख्य काम यही है कि पित्त का स्रावन करता है। साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया करता है, जो क्या करता है, आपके शरीर में जरूरत से ज़्यादा अगर ग्लूकोज बन जाता है, आप खाना खाए बहुत ज़्यादा लेकिन उतना ऊर्जा आपने इस्तेमाल किया नहीं, अब ऊर्जा वो व्यर्थ थोड़े जाएगा, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके लीवर में स्टोर कर लेता है, ताकि कभी आप खाना ना खाएं, पूरे दिन ना खाएं, तो उस समय ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो ग्लाइकोजन बना है वो फिर से टूटेगा ग्लूकोज में और क्या होगा, ऊर्जा की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अग्न्याशय है। तो अग्न्याशय क्या है, तो ये भी क्या है, ग्रंथि है, जो क्या करता है, तो ये पाचक एंजाइम को रिलीज करता है, जिसमें क्या होता है, इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन होता है। ये 3 प्रकार के एंजाइम को स्रावित करता है। इमाइलेज जो होता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। लाइपेज वसा को, और ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें क्या होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है, जिसमें क्या होता है, तो आप देखेंगे कि एक हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या करता है, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, उसे हम इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है। ठीक है, अगर ये बिगड़ जाता है तो आप में क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसे हम मधुमेह कहते हैं। ठीक है, और एक और होता है ग्लूकागन। ठीक है, ग्लूकागन होता है, जो क्या होता है, रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, आपको शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। जब ये डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो ये बढ़ाते रह जाता है, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है, और ये नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं। और ठीक है, आप याद रखिए क्या है, अग्न्याशय क्या है, तो अग्न्याशय ग्रंथि है, जो क्या करता है, आपके शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो आपके शरीर में पाचक एंजाइम रिलीज करता है। जैसे वसा को पाचन करने के लिए लाइपेज हो गया, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए इमाइलेज हो गया, ये पाचित करता है। और साथ ही साथ लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, जो क्या करता है, तो इंसुलिन और ग्लूकागन का निर्माण करता है, जो शरीर में ग्लूकोज और शुगर की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, इसमें बीमारी वही मैंने बताया, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। ठीक है, छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, 6 मीटर, और चौड़ाई क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यहाँ पे भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण दोनों होता है। ठीक है, यानी भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की 3 भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, छोटी आंत का पहला भाग होता है अमाशय के जो पाइलोरिक भाग होता है, वहाँ से क्या होता है, सी आकार से जुड़ा रहता है। यहाँ पे पित्त रस और अग्न्याशय रस मिलते हैं, यानी दोनों रस मिल जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये खाना इधर से आया और ये आपका ये हो गया, यहाँ से पाइप निकला और ये आपको लीवर हो गया, यहाँ खाना और इधर आया, यहाँ पे पैंक्रियाज हो गया और यहाँ नीचे आया, तो यहाँ पे आपका छोटी आंत हो गया। ठीक है, ड्राइंग उतना मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ये बड़ी आंत हो गया और ये आपका छोटी आंत हो गया। तो यहाँ पे जो मिलता है उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो मिलता है। उसके बाद जेजुनम क्या होता है, मध्य भाग होता है, यहाँ पाचन सक्रिय रूप से काम करता है। उसके बाद इलियम होता है जो अंतिम रूप से होता है, और यहीं पे पाचन, पूर्ण रूप से पाचन यहीं पे होता है और अवशोषण होकर हमारे शरीर में चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंत्र कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, पची हुई चीजों को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, तो स्थानांतरण करने का काम करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत की बात करते हैं। तो जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत से हो जाता है। ठीक है, और शेष बचे हुए जो भाग होते हैं क्या होता है, बड़ी आंत में चल जाता है। यह एक लंबी मोटी नली होती है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या होता है, तो शेष बचे हुए भोज्य पदार्थ में से क्या होता है, जल और खनिजों को अवशोषित करना होता है। ठीक है, और अनपचे भोजन को क्या करना है, मल के रूप में परिवर्तन करने का काम होता है। हम देखते हैं बड़ी आंत का जो भाग होता है, आपका शिकम होता है और क्या होता है, कोलन होता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ के स्थित जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं थैलीनुमा जो संरचना होती है। ठीक है, उसी को हम सिकम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो खाना का पूर्ण रूप से पाचन होता है, पाचन नहीं, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद क्या होता है, ये आगे चला जाता है जहाँ मल द्वार में चला जाता है, और मल द्वार में जाकर क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, और फिर क्या होता है, जरूरत पड़ने पर क्या होता है, शरीर से बाहर निकल आता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर शरीर से बाहर निकल आता है। याद रखिएगा, यहीं पे क्या होता है, अपेंडिक्स पाया जाता है जो शरीर का फालतू का अंग होता है। ठीक है, और इसका कोई जरूरत नहीं होता है। उल्टा ये क्या करता है, तो कई बार समस्या खड़ा कर देता है। अगर कोई दिक्कत, जैसे मान लो कि इसमें खाना वाना अटक जाता है, तो अपेंडिक्स समस्या खड़ा कर देता है, घाव बन जाता है, तो कई केसेस में इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो आप इतना चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें यही है आपका। और भोजन शब्द एक शब्द है जिसको काइम बोलते हैं। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो उसमें गाढ़े लेई जैसे पदार्थ बन जाता है, उसी को काइम कहते हैं। और एक चाइल शब्द भी होता है, जब छोटी आंत में जाकर वो क्या होता है, लेई के जैसा बनता है, तब उसे हम चाइल कहते हैं। ठीक है, तो इतना भी अगर आपको याद है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको इस चैप्टर से कोई सवाल छूटेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, शब्द को अपने अनुसार जितना बनाकर बोलेंगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा कर रखेंगे और क्या करेंगे, सही से एग्जाम में लिखेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।